एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। राजधानी लाइव में स्वागत है आप सभी का। बात राजधानी दिल्ली की करेंगे, जहां पर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता आतिशी ने कहा है कि दिल्ली में युवाओं का जब से दोबारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तभी से लगातार युवा बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन के लिए आ रहे हैं और काफी भीड़ युवाओं की यहां पर देखने को मिल रही है। दिल्ली में 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लोगों और 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक उपलब्ध है। 18 से 44 वर्ष के लिए 2,34,000 वैक्सीन और 45 वर्ष से अधिक उम्र की श्रेणी के लिए 7,44,000 वैक्सीन का स्टॉक उपलब्ध है। दिल्ली में अभी तक 62,58,937 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। दिल्ली में 16 जून को 54,715 लोगों को वैक्सीनेशन की डोज लगाई गई है, जिसमें से 36,412 लोगों को पहली और 18,303 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक आतिशी ने गुरुवार को वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी किया। इस दौरान विधायक आतिशी ने कहा कि 15 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी हैं। जितने ज्यादा लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा लेते हैं वो उतना कोविड-19 से सुरक्षित होते हैं और उतनी ही दिल्ली सुरक्षित होगी, क्योंकि कोरोना का संक्रमण अब फैलता नहीं है। तो दिल्ली से एक बार फिर से ये खबर, जहां पर विधायक आतिशी ने ये तमाम बुलेटिन जारी किया है। राजीव तिवारी हमारे साथ फोनलाइन पर संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से ये बुलेटिन जारी किया गया है, वैक्सीनेशन की तमाम जितनी भी डोज लगी हैं वो बताई है आतिशी ने, फिलहाल क्या स्थिति है वैक्सीनेशन की? डोज लगातार लगाई जा रही है, चाहे वो 45 साल से ऊपर के लोग हों या फिर 45 साल से नीचे के लोग हों, और लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन की प्रक्रिया बिल्कुल की जा रही है और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी वैक्सीन उपलब्ध है। जी राजीव, वैक्सीनेशन उपलब्ध है, लेकिन जनता क्या वाकई अब भी उमड़ रही है? लोगों में जागरूकता है वैक्सीन लगवाने के लिए? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें जनता की तो जनता बिल्कुल उमड़ रही है और कहीं ना कहीं जो 18 साल से जो ऊपर के लोग हैं वो लगातार कहीं ना कहीं युवा जो है वो लगातार वैक्सीन सेंटर जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार कहीं ना कहीं वैक्सीन को लेकर उसके अंदर उत्साह देखने को मिला है, उनको जल्द से जल्द वैक्सीन मिल पाएगी। मगर जिसके जगह आदित्य ने कहा कि हमने 62 लाख लोगों को से ज्यादा लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है, दोनों डोज दी जा चुकी है और कहीं ना कहीं जो आगे प्रक्रिया है वो भी बढ़ाई जा रही है। उसका साथ जाएगा कहीं ना कहीं दिल्ली को वैक्सीन मिल चुकी है और जो वैक्सीन को लेकर दिक्कत आनी हो रही थी वो भी खत्म होती नजर आ रही है। जी, लेकिन अब कितने लोगों की वैक्सीन राजीव उपलब्ध है और कितने लोगों को अभी तक लगाई जा चुकी है, जिस तरह से आतिशी ने बताया, लेकिन उसके बाद फिलहाल क्या जमीनी हकीकत यही है जिस तरह से वो बता रही हैं और तमाम ये आंकड़ा सही है? से बात करें तो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बिल्कुल अपनाई जा रही है। 18 साल से ऊपर के लोग हों या फिर 45 साल से ऊपर के लोग हों, दोनों के लिए वैक्सीनेशन दी जा रही है। वैक्सीन की दोनों डोज दी जा रही है, तमाम सेंटरों पर दी जा रही है और हर तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि जनता को राहत मिले। मगर तरीके से अभी भी कहीं ना कहीं कुछ देरी जरूर होती जा रही है। पहले वैक्सीनेशन सेंटर बंद कर दिए गए थे और दोबारा से स्टार्ट किया जा रहा है और दोबारा से ही सारी प्रक्रिया अपनाई जा रही है। जी ठीक है, तो आप विधायकी आतिशी ने ये बुलेटिन जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम जानकारी दी है। उनका कहना है कि 45 साल से अधिक उम्र की श्रेणी के लोगों को 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक अब दिल्ली में उपलब्ध है। लगातार जिस तरह से वैक्सीन को लेकर बयानबाजी जारी थी और स्थिति बद से बदतर होती जा रही थी, लेकिन इस बीच अब युवाओं को वैक्सीन मिलती नजर आ रही है दिल्ली में और स्थिति को काफी संभाला जा रहा है। हालांकि संक्रमण दर भी काफी कम हो चुकी है और ऐसे में अगर अब वैक्सीनेशन का काम पूरा होता है तो जल्द ही देश कोरोना के इस संक्रमण से बच सकता है और तीसरी लहर आने से भी बचा जा सकता है। जिस तरह की स्थिति आप देखने को मिल रही है, बता दें कि दिल्ली में अभी तक 62,58,937 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 15 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग गई है। ये तमाम आंकड़े खुद आप विधायक आतिशी ने बताए हैं। उन्होंने एक बुलेटिन जारी किया है जिसमें उन्होंने तमाम स्थिति के बारे में बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जब से दोबारा वैक्सीनेशन शुरू हुआ है तभी से युवा बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं वैक्सीन सेंटर्स पर और जागरूकता भी लोगों में देखी जा रही है। दिल्ली में 45 साल से अधिक उम्र की श्रेणी के लोगों और 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए पर्याप्त वैक्सीन स्टॉक उपलब्ध है।
चलिए राजीव, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से अब वैक्सीनेशन का काम जारी है, क्या जिस तरह से जनता अब लोगों में उमड़ रही है, क्या वाकई वहां पर कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है? क्योंकि हमने कई बार देखा है कि वैक्सीनेशन सेंटर पर भी जहां लोग कोरोना से बचने जाते हैं, वहीं पर कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं होता। सही कहा आपने। यहाँ बात करें वैक्सीनेशन सेंटर की, यानी कि प्रोटोकॉल की, तो वो लगातार कहीं ना कहीं कई बार उल्लंघन देखने को मिलता है, क्योंकि जिस तरीके से वैक्सीन सेंटर पर भी कहीं ना कहीं भीड़ उमड़ती है और कहीं ना कहीं जो सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बनाना चाहिए वो दायरा बनता हुआ नजर नहीं आता। यही चीज अब बाजारों के अंदर भी देखने को मिल रही है। लगातार कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन का पालन होना चाहिए तो वो पालन होता नजर नहीं आ रहा और जनता लगातार भीड़ उमड़ रही है। मगर बात करें वैक्सीन की, तो वैक्सीन की प्रक्रिया बिल्कुल स्टार्ट की जा चुकी है। यहाँ तक कि आतिशी ने बिल्कुल स्पष्ट कहा कि उनके पास, दिल्ली के पास अब वैक्सीन उपलब्ध है 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए भी और 45 साल से ऊपर के लोगों के लिए। मगर प्रक्रिया जो है बिल्कुल अपनाई जा रही है। अब दिल्ली सरकार के द्वारा वैक्सीन के सेंटर जो है लगातार खोले जा रहे हैं। उससे साफ जाहिर है जो 21 तारीख को भी केंद्र सरकार के द्वारा जो वैक्सीनेशन सेंटर खोले जाएंगे और 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीन जो फ्री दी जाएगी, उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल संतुष्ट होती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, जनता संतुष्ट भी हो रही है। लेकिन देखिए राजीव, जिस तरह से ये स्थिति हमने देखी है, हमने पहले बहुत समय में देखा है कि किस तरह से दूसरी लहर से देश गुजरा है और हम स्थिति को संभाल नहीं पाए थे, कामयाब नहीं हो पाए थे, हमने देखा है। क्या अब वैक्सीनेशन तीसरी लहर आने से पहले पूरा किया जा सकता है? क्या इस तरह की कोई रणनीति सरकार की है? देखिए, बिल्कुल बताइए, जिस तरीके से बात करें वैक्सीनेशन सेंटरों की या फिर वैक्सीन को डोज देने की प्रक्रिया की, तो वो कहीं ना कहीं अगर इसमें भी इस पर इजाफा किया जाता है, रफ्तार की जाती है, तो कहीं ना कहीं तीसरी लहर से पहले ही शायद वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो पूरी जनता तक पहुंचाई जा सकती है। मगर अगर इसमें देरी होती है या फिर रुकावट आती है तो कहीं ना कहीं फिर दोबारा से दिक्कत आ सकती है और इसके लिए दोनों ही सरकारों को मिलकर काम करना होगा, चाहे वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो। दोनों की जिम्मेवारी बनती है कि हर व्यक्ति तक वैक्सीन की दोनों डोज लगवाई जा चुकी और तीसरी लहर से पहले पहले ये सारे इंतजाम किए जाने चाहिए। जी बिल्कुल राजीव, 21 जून को खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तमाम देशवासियों को फ्री वैक्सीन मिलेगी, तमाम राज्यों को वैक्सीन दी जाएगी। क्या लगता है कि कितना स्टॉक वैक्सीन का 21 जून को जो फ्री लोगों को दिया जाना है वो आ सकता है? और लगता है कि क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री की ये अपील है कि लोगों को फ्री वैक्सीनेशन देंगे, क्या वाकई ये वैक्सीनेशन फ्री दी जाएगी? क्योंकि हमने देखा किस तरह की स्थिति है अभी। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें प्रधानमंत्री की, प्रधानमंत्री बिल्कुल कह रहे हैं कि 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए फ्री वैक्सीन दी जाएगी। मगर कहीं ना कहीं अभी भी प्राइवेट अस्पतालों के अंदर निरंतर कहीं ना कहीं जनता उमड़ रही है, क्योंकि जो अफोर्ड कर सकते हैं वो अभी प्राइवेट अस्पतालों की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सरकारी अस्पतालों में उनको विश्वास नहीं है कि वैक्सीन मिलेगी या फिर पहली डोज मिलेगी, दूसरी डोज बंद हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं यह स्थिति जरूर है। मगर दिल्ली की सरकार ने अब बिल्कुल स्पष्ट कहा है कि उनके पास वैक्सीन उपलब्ध हो चुकी है और लगातार 62 लाख से ज्यादा के लोगों के लिए दोनों डोज लगवाई जा चुकी है और लगातार इसकी प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है। अब देखना होगा जो तमाम जो स्कूलों के अंदर सेंटर खोले गए थे, क्या उनको भी स्टार्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी सरकारी अस्पतालों में वैक्सीनेशन का टीकाकरण स्टार्ट किया जा चुका है। जी बिल्कुल राजीव, इसी के साथ अगर बात अनलॉक की करें तो देखिए अब काफी चरणों में अनलॉक हो चुका है। कई बड़े बाजार भी दिल्ली में खुल चुके हैं और कई ऐसे मार्केट्स भी खुल चुके हैं जहां पर लगातार हमें भीड़ देखने को मिलती है। वहां पर अब क्या स्थिति है? कोरोना से बचने के लिए लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं या फिर अब एक बार फिर से लॉकडाउन की नौबत आ सकती है दिल्ली में? देखिए, बिल्कुल बात करें जिस तरीके से अनलॉक की प्रक्रिया की, तो अनलॉक की प्रक्रिया के अंदर दिल्ली सरकार ने तमाम बाजारों को गाइडलाइन के हिसाब से खोलने की परमिशन दी थी, यानी कि अनलॉक कर दिया था, ऑडिबल हटा दिया गया था। मगर अब जो बाजारों के अंदर स्थिति देखने को मिल रही है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाली है, क्योंकि जनता कहीं ना कहीं गाइडलाइन का पालन नहीं कर रही है और लगातार भीड़ उमड़ रही है और कहीं ना कहीं बाजारों के अंदर इतनी भीड़ हो चुकी है कि लोग बाग सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा शायद भूलते नजर आ रहे हैं। मगर यही चीज हमने इंदर लोक इलाके के अंदर भी देखी थी कल, जिस तरीके से बाजार के अंदर साप्ताहिक बाजार लगाए गए थे और यहाँ तक कि ये भी स्थानीय नेताओं के द्वारा ही इसकी परमिशन थी और निगम के द्वारा। मगर जिस तरीके से लापरवाही बाजार के अंदर देखने को मिल रही थी, उससे कहीं ना कहीं लगता है कि दोबारा से स्थिति बिगड़ सकती है और जो तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं समय से पहले आ सकता है। जी बिल्कुल, तीसरी लहर का खतरा देखिए कोई भी नहीं चाहता राजीव की तीसरी लहर का खतरा आए, खुद जनता भी नहीं चाहती है। लेकिन उसी बीच जनता की इस तरह की लापरवाही, आखिर क्या कारण है कि जनता इस तरह से लापरवाह होती नजर आ रही है? दिल्ली में तो सबसे ज्यादा कोरोना के केस थे और सभी भुगत चुके हैं। जनता की लापरवाही की, तो जनता बिल्कुल लापरवाही करती जा रही है। शायद जनता को ये लगता है कि तीसरी लहर नहीं आएगी और इसीलिए कहीं ना कहीं भीड़ का हिस्सा बनते हुए नजर आने, चाहे वो किसी भी बाजार के अंदर हो। लगातार जनता बिल्कुल उमड़ रही है और कहीं ना कहीं उनको रोकने के लिए या उनको समझाने के लिए नियम और कायदे बिल्कुल बनाए गए हैं। यहाँ तक कि अधिकारी भी हैं, मगर अधिकारियों की तरफ से भी कहीं ना कहीं सख्ती नहीं बरती जा रही है, जिसकी वजह से जनता जो है लापरवाही बरतती नजर आ रही है। जी
जनता लापरवाही बरतती नजर आ रही है, लेकिन उसको रोकने के लिए प्रशासन क्या कुछ कर रहा है राजीव? क्या प्रशासन ने अभी कोई ऐसी प्रणाली अपनी बनाई है, रणनीति बनाई है, जिससे वो जनता को एक बार फिर से जागरूक कर सके? देखिए बिल्कुल बताया, जिस तरीके से सरकार की बात करें तो सरकार के अधिकारी जो है बिल्कुल रणनीति बना के बैठे हुए हैं, मगर कहीं ना कहीं उनमें लापरवाही देखने को मिल रही है। या फिर कहें बड़े अधिकारी जब तक गौर करते हैं, या बड़े अधिकारी उतरते, चाहे दिल्ली पुलिस के हों या फिर और बड़े नेता हों, वो जब तक बाजारों में उतरते हैं, जब तक तो बहुत ज्यादा भीड़ हो चुकी होती है और कहीं ना कहीं उनको हटाने के लिए फिर पुलिस बल का ही सहारा लिया जाता है। मगर कल भी यही देखने को मिला था कि इंदर लोक इलाके के अंदर भी पुलिस जब तक नहीं उतरी थी, या फिर मीडिया जब तक उतरी थी और उसके बाद में कैसे पुलिस उतरी थी और पुलिस ने उतरने के बाद में बाजार को बंद कराया, तो साफ जाहिर है कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है और जनता भी इसके अंदर लापरवाही बरतती नजर आ रही है। मगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो शायद तीसरी लहर जो है वो जल्दी से आ सकती है। जी बिल्कुल, और तीसरी लहर से बचना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है राजीव, क्योंकि वैक्सीनेशन का काम हमने पहली लहर में शुरू किया था, कहीं ना कहीं कुछ समय निकला, लेकिन उसके बाद भी अभी तक वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाया है। और अब अगर तीसरी लहर आती है और उससे पहले भी वैक्सीनेशन पूरा नहीं हो पाता है, तो स्थिति बहुत ज्यादा भयावह हो सकती है। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ पर बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए दिल्ली सरकार निरंतर कोशिश कर रही है, क्योंकि दूसरी लहर के लिए जितनी कोशिशें काफिल नहीं हुई थी और कहीं ना कहीं अस्पतालों के अंदर हालात बिगड़े थे, अगर तीसरी लहर के अंदर भी इसी तरीके की लापरवाही की जाती है, यानी कि समय रहते हुए स्थिति को कंट्रोल नहीं किया जाता और अधिकारी जो है, जो हमने दूसरी लहर के अंदर देखा था, होली के मद्देनजर रखते हुए कि बाजारों के अंदर सख्ती बरतनी चाहिए थी और वो सख्ती नहीं बरती थी, और जिसकी वजह से खतरा इतना ज्यादा बढ़ा था कि 28,000 से ज्यादा के आंकड़े आ चुके थे दिल्ली के अंदर। मगर अब बात करें तीसरी लहर की, तो तीसरी लहर के लिए भी कहीं ना कहीं जनता को भी तैयार रहना चाहिए, खुद सोशल डिस्टेंसिंग के दायरे में रहना चाहिए और अधिकारी जो है उनको भी सख्ती से पालन कराना चाहिए। मगर अभी भी कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिल रही है। अधिकारी जो है वो बाजारों के अंदर मॉनिटराइज बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, और अगर इसी तरीके की स्थिति बनी रही तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी और तीसरी लहर शायद समय से पहले आ सकती है। जी बिल्कुल राजीव, देखिए आपने तरह तरह के इलाकों के बारे में बताया जहां पर इस तरह की भीड़ लोगों की देखने को मिली, लेकिन सबसे बड़े जो बाजार हैं, जैसे सरोजनी नगर हम अगर लगा लें, पालिका बाजार लगा लें और कैनॉट प्लेस हो गया, काफी बड़े ये बाजार है जहां पर लोगों की भीड़ एक साथ उमड़ती है। ये कह सकते हैं कि हुजूम लोगों का उमड़ता है वहां पर। तो यहाँ पर फिलहाल क्या स्थिति है? ये बाजार पूरी तरह से खुल चुके हैं और जनता क्या वाकई वहां पर भी लापरवाही बरतती नजर आ रही है, या फिर स्थिति कुछ और है? देखिए बिल्कुल बात करें जिस तरीके से सरोजनी नगर का नाम लिया, सरोजनी नगर मार्केट की, तो वहां पर भी लगातार जनता का जो भीड़ है वो बिल्कुल बढ़ती चली जा रही है। और यहाँ पर पालिका की बाजार की बात करें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं भीड़ जो है वो उमड़ती नजर आ रही है। मगर कनॉट प्लेस जैसे एरिया की बात करें तो वहां पर जरूर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए सिविल डिफेंस के लोग लगाए गए हैं। जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उनका जुर्माना भी किया जा रहा है। मगर जो छोटे बाजार है, यानी कि हमने जो इंदर लोकल इलाके के अंदर देखा था या फिर और इलाकों की बात करें, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल धारा नहीं बनाया जा रहा है और जो अधिकारी है ना तो चालान काट रहे हैं, ना ही लोगों को समझा रहे हैं, ना ही ऐसी कोई रणनीति बनाई जा रही है जिससे जनता जो है सोशल डिस्टेंसिंग का दायरा बना यानी के कि रखे। कहीं ना कहीं जनता के साथ साथ प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पर देखने को मिल रही है राजीव। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जनता तो लापरवाही करती नजर आ रही है, मगर जिस तरीके से अधिकारी हैं यानी प्रशासन के जो लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से अधिकारी जब बाजारों के अंदर नहीं होते हैं तो कहीं ना कहीं अनदेखी की जाती है और जनता भी कहीं ना कहीं उसका अनदेखी करती है। और यही स्थिति बाजारों के अंदर देखने को मिल रही है। बड़े बाजारों के अंदर जरूर सख्ती बरती जा रही है, मगर छोटे बाजारों के अंदर कोई सख्ती नहीं बरती जा रही है। जी ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए आपने दी। तो वैक्सीनेशन को लेकर पूरी तरह से जानकारी आपको दी गई है हमारे संवाददाता ने। दिल्ली में किस तरह की हालात अभी बने हुए हैं, लगातार लोग वैक्सीनेशन तो लगवा रहे हैं, वैक्सीनेशन तो करवा रहे हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया जा रहा। चलिए अब बात आर्थिक राजधानी मुंबई की कर लेते हैं, जहां पर कांदिवली हीरानंदीगंज सोसाइटी में हुई वैक्सीनेशन मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने वैक्सीन घोटाले का आरोप लगाया है। कांदिवली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराने की मांग करने पर चारकोप विधानसभा के मनसे अध्यक्ष दिनेश सावली ने कहा है कि ये बहुत बड़ा वैक्सीन घोटाला है। इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच होनी चाहिए। आखिर ये वैक्सीन आई कहां से है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, और इन सब की जांच होनी चाहिए। मनसे ने आरोप लगाया है कि जो वैक्सीन हीरानंदानी सोसाइटी में रहने वाले 390 लोगों को लगाई गई है वो वैक्सीन सही है या गलत, ये भी किसी को नहीं पता। जो सर्टिफिकेट कुछ लोगों को मिला है वो अलग अलग अस्पतालों का है और उन अस्पतालों का कहना है कि हमने कोई वैक्सीन नहीं दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि हीरानंदानी सोसाइटी में रहने वाले लोगों से जो पैसे दिए गए थे और उनके साथ जो फ्रॉड हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए। ऐसा है 30 मई को
या कांदुली पुलिस स्टेशन के बगल में हीरानंदानी हेरिटेज बिल्डिंग है, यहाँ पे 390 लोगों को वैक्सीन दिया गया था। लेकिन ये वैक्सीन आया कहाँ से ये किसी को पता नहीं है। ऊपर से ये वैक्सीन सही है या गलत ये भी पता नहीं है, क्योंकि उनको कोई सर्टिफिकेट दिया गया नहीं था। और जो सर्टिफिकेट कुछ लोगों को मिला, अलग अलग हॉस्पिटल का सर्टिफिकेट था, वो हॉस्पिटल का भी कहना है कि हमने कोई यहाँ पे वैक्सीन दी नहीं थी और ना तो हमने इनको वैक्सीनेशन किया है, लसीकरण किया है, ऐसा भी नहीं है। और हमने सर्टिफिकेट भी दिया गए। और सबसे बड़ी बात है, एक हॉस्पिटल ने तो ऐसा कहा, नानावटी हॉस्पिटल ने, कि भाई हमने ना वैक्सीन दिया है ना ये सर्टिफिकेट दिया है, लेकिन ये सर्टिफिकेट जो है वो हमारा ही है। तो हमारे यहाँ से किसने इसको दिया है इसकी भी चौकसी होनी चाहिए। तो हमारा यही कहना है, ये बहुत बड़ा रैकेट है, वैक्सीनेशन घोटाला है। इसके ऊपर जो भी है इसके अंदर, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। वैक्सीन घोटाले का भी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों के साथ जो पैसा लिया उनका, इनके साथ जो फ्रॉड हुआ है, उनके जान से जो खेला गया है, ये सब अंतर्गत जो भी कलम लगते हैं सब कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन 30 तारीख को ये मई को कांड हुआ है, आज 17 तारीख है, 18 दिन हुआ, फिर भी पुलिस कार्रवाई हो नहीं रही। इसलिए हमको यहाँ पे आना। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। राष्ट्र धर्म, रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज़ पर। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਨਹਿਰਾ ਪੰਨਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਬਣਿਆ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਲੜਕੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ ਸਰਵ ਉੱਤਮ ਸੂਬਾ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਲੈਬੋਰੇਟਰੀਆਂ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਟਾਇਲਟ, ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਿਆ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਵਧ ਰਿਹਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹੈਡਮਾਸਟਰ ਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣਿਆ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੋਹਰੀ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜਾਉਣਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਉਤਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤਗੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਰੱਖੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਖਿਆਲ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बात मुंबई की कर रहे थे, जहां पर एक सोसाइटी में इस तरह का मामला सामने आया है। लोगों ने आरोप लगाए हैं कि वहां पर वैक्सीन जो उनको लगाई गई है उसमें घोटाला है और वो वैक्सीन सही है या नहीं वो लोगों को नहीं पता। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरह का ये मामला सामने आया है, क्या कुछ फिलहाल इसमें अपडेट है और क्या ये पूरा मामला, विस्तार से बताएं। जी नमस्कार। देखिए, जिस तरह से मुंबई के कांदिवली हेरिटेज सोसाइटी में यह मामला हुआ है, 30 मई का यह मामला है, जब 390 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया था। हालांकि ये बताया गया था यह वैक्सीनेशन ड्राइव जो है मुंबई के एक बहुत बड़े हॉस्पिटल के द्वारा की जा रही है, लेकिन हॉस्पिटल के साफ तौर पर कहना है कि हमने किसी को न वैक्सीन दिया है, न ही किसी को सर्टिफिकेट दिया है। ये पूरा मामला तब सामने आने लगा जब वैक्सीन देने के बाद
करीब 15 दिन तक न किसी को कोई सिम्टम्स आया, न किसी को सर्टिफिकेट मिला। जब लगातार लोगों ने प्रेशर दबाव बनाने लगे, उसके बाद जो अचानक मुंबई के अलग अलग हॉस्पिटल द्वारा उन सोसाइटी में अलग अलग लोगों को सर्टिफिकेट आने लगे। लिहाजा उसमें ये भी देखा गया कि उसमें कई सर्टिफिकेट ऐसे हैं जो सरकारी हॉस्पिटल से है। जाहिर तौर पर सरकारी हॉस्पिटल से किसी भी प्राइवेट तौर पर वैक्सीनेशन नहीं किया जाता है। इसको लेकर लोगों को प्रशासन का इस पर क्या कहना है? जहां जहां से ये सर्टिफिकेट लोगों को दिए गए हैं, उन प्रशासन का फिलहाल क्या कुछ कहना है इस मामले में? लेकिन सर, हॉस्पिटल प्रशासन का साफ तौर पे कहना है कि हमने कोई वैक्सीनेशन ड्राइव चलाया ही नहीं और हमने किसी को वैक्सीन नहीं दिया है। लिहाजा नहीं है, हमारा सर्टिफिकेट तो सही है, लेकिन किसने दिया है ये किसी को पता नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर अब कहीं कहीं सोसाइटी के लोग मुंबई के कांदिवली पुलिस स्टेशन में लगातार शिकायत दर्ज करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अब तक शिकायत नहीं दर्ज किया है। लेकिन इसको लेकर अब मनसे के तमाम जो पदाधिकारी है वो मैदान में आई है। मनसे की मांग है। सत्यप्रकाश, यानी साफ तौर पर कहा जा सकता है कि ये जो कैंप लगाया गया था, टीकाकरण अभियान जो चलाया गया था, वो किसी फर्जी लोगों द्वारा, किन्हीं शरारती तत्वों द्वारा चलाया गया था और मात्र लोगों से पैसे ऐंठने के लिए उन्होंने ये सब किया। बिल्कुल मुस्कान, देखिए ये पहला मामला नहीं, एक और मामला आज सामने आया है जहां पर फिल्म प्रोडक्शन में काम करने वाले लोगों को, करीब 400 लोगों को वैक्सीनेशन किया गया है। उनके साथ भी छलावा किया गया है। उनका कहना है कि उन्होंने जो वैक्सीन दिया वो गलत वैक्सीन दिया था और सर्टिफिकेट जो दिया वो नकली सर्टिफिकेट दिया है। तो जाहिर तौर पर इसकी भी जांच होनी चाहिए। लगातार मांग उठ रही है कि ये पूरा मामला आखिर क्यों पकड़ते जा रहा है। लिहाजा मनसे के तमाम पदाधिकारी है वो अब सामने आया है। जैसे कि कल देखा गया कि मुंबई के कांदिवली चारकों विधानसभा के अध्यक्ष दिनेश शालवी ने पूरे मामले को संभाला और मुंबई कांदिवली पुलिस से मांग की है कि तत्काल प्रभाव में एफआईआर दर्ज किया जाए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुंबई से ये मामला सामने आया है जहां पर टीकाकरण अभियान में घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। चलिए तो अब अगले खबर की ओर रुख कर लेते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के तानाशाही रवैये के खिलाफ फरवरी 1922 में हुई चौरा चोरी की घटना के 100 साल पूरे होने पर अब उत्तर प्रदेश सरकार ने शताब्दी महोत्सव का आयोजन किया है। इस दौरान चौरी चौरा शताब्दी समारोह, खूब लड़ी मर्दानी जैसे ऑनलाइन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। यूपी के निदेशक सूचना शिशिर और प्रमुख सचिव संस्कृति और पर्यटन मुकेश मेश्राम इस कार्यक्रम में शामिल होंगे और उन्होंने कहा है कि आज ये कार्यक्रम 18 जून को दोपहर 3 बजे आयोजित होगा और ऑनलाइन आयोजन इस कार्यक्रम का होगा और तरह तरह की प्रस्तुतियां इसमें दी जाएंगी और जिस तरह से ये घटना हुई थी उसको लेकर ये कार्यक्रम, उसके 100 साल होने पर आज ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए तो इसी बीच इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपके टीवी स्क्रीन पर बता दें आपको, पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर बढ़ते नजर आ रहे हैं। जनता पर महंगाई की मार एक बार फिर से देखी गई है। आज फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं। दाम जारी हो गए हैं सुबह सुबह और जनता की परेशानियां इन दामों ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। पेट्रोल 26 से 27 पैसे महंगा हो गया है और बात डीजल की करें तो डीजल 28 से 30 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यानी सीधे सीधे जनता की जेब पर एक बार फिर से डाका। वाहन ईंधन कीमतों में एक महीने में 27वीं बार यह बढ़ोतरी दर्ज की गई है। देश भर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को अपनी नई ऊंचाई पर पहुंची हैं और इसी को लेकर शुक्रवार को आज फिर से ये दाम बढ़े हैं। हालांकि गुरुवार को ये दाम स्थिर रहे थे, लेकिन आज फिर से दाम तेल कंपनियों ने जारी कर दिए हैं और एक बार फिर से इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिसका सीधा असर जनता पर पड़ रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, पेट्रोल पंप किस तरह से खाली नजर आ रहे हैं। ये होगा भी क्योंकि इस तरह से जब दाम लगातार बढ़ते नजर आएंगे तो आखिर जनता क्या करेगी। पेट्रोल और डीजल के दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं, 100 रुपए प्रति लीटर। कई इलाकों में, कई जिलों में पेट्रोल हो गया है और पेट्रोल के दामों का शतक लगाने वाले राज्यों में कर्नाटक भी शामिल है। राजस्थान में भी 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल है। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश सोनी मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, फिलहाल जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते नजर आ रहे हैं, जनता का क्या रुख है इस पर? जी मुस्कान, देखिए पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर जनता बेहद परेशान है। जनता अब रास्ते पर उतरने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या किया जाए। जनता इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश कर रही है कि आखिर राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे अमल क्यों नहीं कर रही है।
बेजन तमाम शिकायत पत्र जो है राज्य सरकार ठीक है। के तमाम जो जी ठीक है मंत्री हैं सत्यप्रकाश उनके पास। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के साथ राजीव तिवारी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुके हैं। राजीव, फिलहाल दिल्ली में पेट्रोल डीजल की क्या कुछ स्थिति है और लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, मुझे बताया जिस तरीके से बात करें पेट्रोल डीजल से बढ़ती जा चुकी है, रोज निरंतर दाम बढ़ रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल परेशान है और जनता कहीं ना कहीं यही चाहती थी कि कोरोना काल के अंदर वो राहत मिल सके, मगर अभी राहत मिलती नजर नहीं आ रही और जनता बिल्कुल सरकारों से कहीं ना कहीं नाराज होती नजर आ रही है। ये जो पेट्रोल लगातार बढ़ता जा रहा है राजीव, सीधे सीधे जनता की जेब पर तो डाका है ही, और जनता के आरोप ये भी है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से रसोई पर भी सीधा असर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। बात करें जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दामों से कहीं ना कहीं और ज्यादा जो कुछ चीजें होती हैं उनका दाम बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से खासकर रसोई जो है, जब है जनता की जो खाने की थाली है उससे कहीं ना कहीं खाना गायब होता नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ना कहीं स्थिति बिल्कुल बिगड़ी हुई है और जनता कहीं ना कहीं सरकारों से यही उम्मीद करी है कि पेट्रोल डीजल के दाम कम करें ताकि कहीं ना कहीं राहत मिल सके। जी, सरकार की क्या कुछ रणनीति है राजीव? क्योंकि देखिए जिस तरह से तेल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एक और जनता कोरोना और दूसरी तरफ अब पेट्रोल डीजल से परेशान हो गई है, तो सरकार की लोगों को राहत देने के लिए कोई रणनीति इस पर? देखिए, बिल्कुल बताया जिस तरीके से सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी कोशिश कामयाब होती नजर नहीं आ रही जिससे पेट्रोल डीजल के दाम घटे या फिर राहत मिल सके, क्योंकि कोरोना काल के अंदर लोगों को चाहिए थी राहत और उसको राहत अभी मिलती नजर नहीं आ रही। जिस तरीके से निरंतर रोज पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं जरूरत की हर जो वो चीज महंगी होती नजर आ रही है। ठीक है राजीव, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में मेरे साथ बस इतना ही। आप जुड़े रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।